एक शहर में कॉलोनी के किनारे पर एक 3 मंजिला झोपड़ी होती है जिसमें गौरी अपने परिवार के साथ रहती है। चलिए भैया, जल्दी से नेक दीजिए मुझे, वरना मैं तो यहाँ से जाने से रही। क्या तुम भी गौरी? अरे क्या नेक दूं मैं तुझे? अब मेरे पास छुट्टा पैसा भी नहीं है। एक काम करना, तू कल आ जा, तभी मैं तुझे दे दूंगा। अरे आज तो मेरी शादी की पहली रात है और तेरी भाभी के साथ मैंने सुबह से ठीक से बात भी नहीं की है। जानो मेरी राजकुमारी। अब आप मुझे परी कहो या राजकुमारी कहो, ये सब बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। अरे आपके इस सड़े हुए कमरे को सजाने के लिए मैंने पूरे 2 घंटे मेहनत की है और तभी जाकर ये इतना सुंदर लग रहा है। अब आप ही देखिए बूंदी भाभी, भैया मेरे साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं। आपके प्यार की खातिर ये मुझे नेक का पैसा भी नहीं दे सकते क्या? जी भैया, लानत है आपके प्यार पर। अरे क्यों परेशान कर रहे हो मेरी ननंद को? दे दो ना उन्हें उनका नेक। ठीक है बाबा, ये ले, और अब जा यहाँ से। और खबरदार, अगर फिर से परेशान करने आई तो। लेकिन 1 मिनट भैया, ये क्या है? सिर्फ 20 रुपए? इसमें मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। कम से कम 50 से 100 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना मैं तो यहाँ पर ऐसे ही डेरा जमा कर बैठी रहूंगी और इसी में पूरी रात गुजर जाएगी। हे भगवान, ये ले, अब तो खुश है ना तू? हाँ भैया। चलो, अब आप दोनों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सुबह। फिर गौरी वहां से चली जाती है और मुन्ना अपनी बीवी बूंदी के नजदीक चला जाता है। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा बूंदी, फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। मैं जानती हूँ मुन्ना, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। देखो बूंदी, मैं अभी बाबूजी और चाचा जी के साथ मिल में नौकरी करता हूँ, लेकिन देखना तुम, मैं जल्द ही किसी और भी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पर लगूंगा और ढेर सारे पैसे भी कमाऊंगा। हम दोनों तो बचपन से झोपड़ी में ही रहते आ रहे हैं और आज तक हमने गरीबी ही देखी है। लेकिन मेरा सपना है कि मैं एक दिन अपना पक्का मकान बनाऊंगा और उसमें अपने परिवार के साथ खुशी से रहूंगा। तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा मुन्ना, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। वो दोनों अपनी सुहागरात शुरू करने ही वाले होते हैं कि उतने में अचानक से छप्पर की घास चढ़ जाती है और वो घास उन दोनों पर गिर पड़ती है। हे भगवान, इस छप्पर की घास को भी अभी चढ़कर गिरना था क्या? सारा माहौल, सारा मजा खराब कर दिया। धत तेरी की। तभी वहां पर सुरेंद्र और उर्मिला आती हैं। तुम दोनों ठीक तो हो ना? और ये कैसे गिर गया? और तुम दोनों को कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना? ठीक तो हो ना तुम? हाँ अम्मा बाबूजी, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन बाबूजी, मैंने आपसे और चाचा जी से कहा था ना कि हमारी झोपड़ी को ताड़पत्री से ढक दो, ताकि बरसात के दिनों में दिक्कत ना हो। हाँ बेटा, मैंने संतोष से कहा भी था, लेकिन उसने ये काम किया ही नहीं और अब शादी के चक्कर में मेरे दिमाग से भी ये बात निकल गई। तुम दोनों फिक्र मत करो, कल ही हम ताड़पत्री से हमारी झोपड़ी को ढक देंगे। और रही बात आज की, तो आज की रात तुम दोनों नीचे या पहली मंजिल पर रुक जाओ। क्या माँ अभी हमारी पहली रात भी इसी तरह गुजरेगी क्या? ना जाने ये गरीबी की मुसीबतें कब खत्म होगी। सब ठीक होगा मुन्ना, तुम चिंता मत करो। और आज की ही रात खराब हुई है ना, लेकिन हम दोनों तो जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, तो उसमें इतना निराश होने की क्या बात है? हाँ बूंदी, सही कह रही हो तुम। फिर वो दोनों उस रात में झोपड़ी की पहली मंजिल पर सोते हैं। दरअसल झोपड़ी में नीचे की मंजिल पर गौरी रहती है। पहली मंजिल पर उसके माता पिता सुरेंद्र और उर्मिला रहते हैं। दूसरी मंजिल पर चाचा चाची संतोष और कमला रहते हैं और अब तीसरी मंजिल पर मुन्ना और बूंदी रह रहे होते हैं। फिर अगले दिन वो लोग झोपड़ी को पूरी तरह ताड़पत्री से ढक लेते हैं। चलो अच्छा हुआ जो पूरी झोपड़ी ताड़पत्री से ढक दी, वरना हमारी रसोई तो बस तालाब ही बनने वाली थी। रोज कितना पानी टपक रहा था बाहर से।
सारा खाना भी खराब हो रहा था। है ना जीजी? हाँ कमला, सही कहा तूने। वैसे अम्मा और चाची जी, ये देखिए, मैंने हलवा बना दिया है, तो सबको परोस दूं क्या? हाँ बूंदी बेटा, खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। और इसी के साथ तुम्हारी पहली रसोई की रस्म पूरी हो गई। बहुत खूब बिटिया। शुक्रिया अम्मा। क्या बात है, खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही है। मुश्किल से 6 महीने में एक बार हमारे घर पर कुछ मीठा बनता है, इसलिए आज तो ये हलवा मैं 2 कटोरी खाऊंगी। जितनी मर्जी खाना है खा लेना गौरी, बहुत अच्छा बनाया है। अरे वाह, लेकिन गौरी बिटिया, अरे कब तक बस खाती ही रहेगी तू? थोड़ा खाना बनाना तू भी सीख लेना। तुम्हें सारे काम आते हैं, लेकिन बस खाना बनाना ही नहीं आता। और अब थोड़े ही दिन बचे हैं, फिर तुम्हारा भी ब्याह कराना होगा हमें। क्यों जीजी? हाँ कमला, ये बात तो तूने एकदम सही कही। अरे नहीं चाची जी, आप अपनी बेटी को, यानी मेरी रिंकी दीदी को तो ब्याह चुकी हो ना, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे यहीं पर आपके साथ रहना है। देख, अरे ये तो दुनिया की रीत है बिटिया। एक लड़की को तो पराए घर जाना ही पड़ता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये अजीब सी रीत किसने बनाई है माँ? गंगा मैया की कसम, एक दिन अगर वह इंसान मुझे मिल गया ना, तो मैं उसे इतना कूटूंगी ना कि उसे उसकी नानी दादी परदादी सब याद आ जाएगी। तू तो एकदम पागल ही है। तुझे पता है बूंदी, बचपन से लेकर आज तक कमला और मैंने बहुत कोशिश की कि इसे कुछ खाना बनाना सिखा दूं, लेकिन ये लड़की तो बस खेल कूद में ही मगन रहती थी। रिंकी तो सब अच्छे से सीख गई, और वो अपने ससुराल वालों को अच्छे अच्छे पकवान भी बनाकर खिलाती है। लेकिन पता नहीं इसका क्या होगा। वही तो। अरे कल को जब तेरा ब्याह होगा, तब क्या करेगी तू? अरे जब तुझे खाना बनाना ही नहीं आता हो, तब कौन अपनाएगा तुझे? किसी को भी मुझे अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को अपना लिया है, और वही काफी है मेरे लिए। अरे लेकिन पता नहीं मैं यहाँ रसोई घर में क्यों आ गई? बूंदी भाभी, मैं जा रही हूँ बाहर। याद है ना आपको? 2 कटोरी भरकर देना ही मुझे हलवा। और हाँ, काजू किशमिश भर भर कर देना। पता नहीं इतने प्यार से बना हलवा मुझे आगे जाकर कब खाने को मिलेगा। अच्छा ठीक है बाबा, रख दूंगी मैं साइड में। सच में, ये तो एकदम झल्ली है। फिर गौरी वहां से चली जाती है। ना जाने इस लड़की का क्या होगा कमला। मुझे तो कभी कभी इसकी बड़ी चिंता होती है, और अब तो मुझे भी इसकी चिंता होने लगी है। रिंकी का ब्याह तो हो गया, मुन्ना का भी हो गया, लेकिन पता नहीं इस अजीबोगरीब ख्यालों वाली हमारी गौरी को कौन अपनाएगा। कितनी मुफ्त है ये लड़की, और इसकी सोच भी कितनी अलग है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूं ना। मैं गौरी को सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी, और तो और मैं उसे धीरे धीरे खाना बनाना भी सिखा दूंगी। हाँ बेटा, बस तू उसे सुधार दे। आजकल तो वो बड़ी बदमाश हो चुकी है। चलिए जीजी, हम बाहर से बनी हुई लकड़ियों को लेकर आते हैं, चूल्हे के लिए काम आएगी ना। हाँ कमला। और बूंदी बिटिया, तब तक तो सारा हलवा कटोरियों में भरकर रख दे। तब तक कमला और मैं मिलकर बाहर का थोड़ा बहुत काम निपटा देते हैं। ठीक है अम्मा। बूंदी के हाथ का हलवा खाकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार लंबे समय के बाद वो सब इतने मीठे पकवान खा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी झोपड़ी के सामने एक बंगला होता है, जो एक मंजिला पक्का मकान होता है। उसमें साधना अपने भाई मोहन, माँ अनामिका, पिता शाश्वत और दादी त्रिवेणी के साथ रहती है। ये क्या है माँ? आपको पता है ना, मैं डाइट पर हूँ, लेकिन फिर भी आप ये सब नौकरों से बनवा लेती हो और मुझे खाने के लिए जबरदस्ती करती हो। ये सब फेंक दो, ये खाना मुझे बिल्कुल नहीं खाना। अरे चिक्कू बेटा, ये तो क्या कह रहा है? अन्न का इस तरह अनादर नहीं करना चाहिए।
अरे हम जो ये हलवा खा रहे हैं, ये खाने के लिए बेचारे गरीब लोग तरसते हैं, लेकिन हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो ये सब मामूली दिनों पर भी बड़ी आसानी से खा सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो ये सब बस तीज त्योहारों पर ही बनता है। और कोई कोई गरीब तो ऐसे होते हैं जो ऐसा खाना वो तीज त्योहार पर भी नहीं बना पाते। हाँ भैया, दादी बिल्कुल सही कह रही है। खाने का आपको इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। ये बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। माय गॉड, सुबह हुई नहीं कि आप लोग मुझे ज्ञान देने लग गए। पर चीकू बेटा, माची और साधना बेटा, अरे ये सब तुम दोनों का क्या चल रहा था? चुपचाप बैठ नहीं सकते क्या तुम? उसे नहीं खाना तो मत खाने दीजिए ना। मौका मिला नहीं कि ज्ञान के मोती बटोरना शुरू कर देती हूँ आप दोनों। और ये आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, इन्हें इन्हीं के तरीके से समझाना पड़ता है। और मोहन बेटा, तुझे जो खाना है तू खा, और तू चिंता मत कर। किचन के स्टाफ से मैं तेरा सलाद तैयार करके देती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी करो। चीकू बेटा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस तुझे समझाना चाहती हूँ। बस कीजिए दादी, और छोड़ दीजिए उस टॉपिक को। और हाँ, मुझे ये चीकू कहकर पुकारना बंद कीजिए। मेरा नाम मोहन है, चीकू नहीं। और अगर कोई बाहर वाला सुन लेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। लेकिन भैया, दादी आपको चीकू प्यार से पुकारती है, और आप हो कि आपको इसमें शर्मिंदगी महसूस होती है। ये बात तो गलत है ना भैया। चुप कर साधना, छोटी है तो छोटी ही रहे। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ड्राइवर के हाथ में टिफिन भिजवा देना। मैं पार्किंग में वेट कर रहा हूँ। अरे सुनो तो भैया, शाम में दादी ने पूजा रखवाई है, तो आप जल्दी आओगे ना? नहीं, मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे आज 2 इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है। और वैसे भी ये पूजा वगैरह में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर मोहन चला जाता है। देख बेटा, चीकू और शाश्वत तो दोनों काम में व्यस्त रहेंगे, और अनामिका तो पार्लर जाने वाली है, तो पूजा में सिर्फ तू और मैं ही बैठ पाएंगे। खैर, कोई बात नहीं। जहाँ एक तरफ गौरी और उसका पूरा परिवार झोपड़ी में रहते हुए भी एक साथ खुशी से रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ साधना का परिवार अमीर होने के बावजूद भी बिखरा हुआ होता है। हर कोई अपने काम में ही रहता है, सिवाय साधना और दादी त्रिवेणी के। आए दिन झोपड़ी से आधा खाना गायब होने लगता है, जिस कारण सब परेशान होने लगते हैं। सच सच बता गौरी, आधा खाना तूने ही खत्म किया है ना? अरे नहीं माँ, मैं क्यों खत्म करूंगी सारा खाना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। झूठ मत बोल गौरी, तेरी भूख को हम सब भली भांति जानते हैं। एक बार अगर तुझे भूख लग गई, तब तुम किसी की भी परवाह नहीं करती। नहीं भैया, मैंने खाना नहीं खाया है। पर मुझे अगर खाना खाना ही होता तो मैं खाना डंके के चोट पर खाती हूँ। ऐसे छुप छुप कर खाना खाने की मेरी आदत नहीं है। अरे मैं किसी से डरती थोड़ी ना हूँ जो ऐसे काम करूंगी। अपनी ये होशियारी तू अपने पास ही रख। मैं सब जानती हूँ कि तू कैसी है। मुझे पूरा यकीन है कि आधा खाना तूने ही खाया है। अरे कितनी बार कहूँ, और मैंने कोई खाना नहीं खाया है। इसलिए आप सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद कीजिए। घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर आधा खाना खत्म किसने किया है। झोपड़ी भले ही 3 मंजिलों की होती है, लेकिन हर एक कमरा बहुत ही छोटा होता है। नीचे की मंजिल पर एक टॉयलेट होता है, जहाँ जाने के लिए हर सुबह वो लोग लाइन में लगे रहते हैं। अरे कमला, तुम्हें तो दिन भर घर पर ही रहना है, लेकिन मुझे तो बाहर जाकर काम करना है। इसीलिए तुम जरा सब्र रखो और पहले मुझे अंदर जाने दो। नहीं रिंकी के पापा, मैं जाऊंगी पहले, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की आई है। समझिए जरा, कब से रोक के रखी है मैंने। चाची जी और चाचा जी, आप दोनों लड़ते बैठो। मेरी तो यहाँ पर टंकी फुल हो चुकी है, इसीलिए पहले मैं जा रहा हूँ अंदर। और पापा,
जल्दी बाहर निकलिए, मुझे जोरों की आई है। हट जा यहाँ से मुन्ना, पहले मैं जाऊंगा। नहीं चाचा जी, मुझे जाने दीजिए पहले। अरे आप दोनों तो चुप ही बैठिए, सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगी अंदर। हे भगवान, सुबह सुबह फिर से कलेश शुरू हो गया। फिर दिन के समय जब उर्मिला, बूंदी और कमला सो रही होती हैं, तभी गौरी को रसोई में से आवाजें आती हैं। और जब वो रसोई में जाती है, तब सामने वाला दृश्य देखकर वो हैरान रह जाती है। ओ तेरी, तो इसका मतलब इतने दिनों से जो खाना चुरा रहा है वो चोर ये है। गली के कुत्ते टॉफी को खाना चुराते हुए देखकर गौरी एकदम हैरान रह जाती है और वो फौरन चिल्लाने लगती है, जल्दी आइए सब यहाँ पर, मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। टॉफी के बच्चे, आज तो तू गया, कान करे तू और दांत मुझे पड़े, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। अरे तो बोरा गई है क्या गौरी? इतनी भरी दोपहर में गला फाड़ फाड़ कर चीखे जा रही है। वही तो, इतनी मुश्किल से नींद लगी थी हम दोनों को, लेकिन तेरी आवाज के कारण हम जाग गए। हे भगवान, वो देखिए टॉफी कैसे खाना लेकर यहाँ से 9-11 हो रहा है। हाँ बूंदी भाभी, और इसीलिए मैं चिल्ला रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों को सब कुछ दिखाना था कि असल में खाना चोर मैं नहीं हूँ, जिस पर आप सभी लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हो, बल्कि वो खाना चोर तो ये है, नटखट और बदमाश टॉफी। हाय दया, जीजी, इतनी सी बात बताने के लिए इसने इतनी जोर से गला फाड़ा। मैं तो कितना डर गई, और डर के मारे मेरा कलेजा मुंह तक आ गया। मैं जानती हूँ कमला चाची कि आप लोगों को ये बात इतनी सी लग रही है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सभी लोग मुझ पर भर भर कर इल्जाम लगा रहे थे, ताने दे रहे थे मुझे कि मैं घर का आधा खाना छुप कर खा लेती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, अब समझ गए हम लोग कि तू निर्दोष है। चलो, हमारे पास 1 घंटा और है, तब तक एक और झपकी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमें ढेरों काम करने हैं। हाँ जी, चलिए सो जाते हैं। अरे लेकिन 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो आप लोग? तानी कसने के लिए तो सबको बड़ा जोर आ रहा था, तो अब क्या हो गया? नहीं, मैं ऐसे ही सबको जाने नहीं दे सकती। तो फिर तुझे क्या चाहिए गौरी? रात भर बारिश के कारण हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए हमें थोड़ा सोने दे बिटिया। देखो माँ, आज शाम को कुछ अच्छा सा पकाओ जो मेरी पसंद का हो, और तभी जाकर मैं शांत बैठूंगी। हे भगवान, कोई बात नहीं गौरी, हम तुम्हारी पसंद का कुछ ना कुछ तो जरूर बना देंगे। अब चलो, बस 1 ही घंटा है हमारे पास, तो उतनी देर के लिए हमें सोने दो। अच्छा बाबा ठीक है, सो जाइए आप लोग। ये लड़की भी ना, कभी कभी तो कितनी समझदार लगती है, तो कभी कभी तो एकदम जिद्दी होती है। इसे समझना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। दिन गुजरते जाते हैं और देखते ही देखते गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आता है। और तभी हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि हम अमीरों की तरह त्योहार मनाएं, लेकिन गणेश जी हम गरीबों की झोपड़ी में भी पधारेंगे, और हम भी गणेश चतुर्थी का त्योहार जरूर मनाएंगे, वो भी पूरे हर्षोल्लास के साथ। आओ उर्मिला और गौरी बिटिया, हर बार की तरह इस बार भी गणपति बापा की प्रतिमा तुम ही बनाना। मैं, संतोष और मुन्ना, हम तीनों हमारी झोपड़ी को सजाएंगे, और वही बूंदी, कमला भाभी और उर्मिला तीनों मिलकर मोदक बनाएंगे। लेकिन आपने तो कहा था ना कि मिल वालों ने समय से पैसे ही नहीं दिए हैं, और उस वजह से राशन भरने में देरी होगी, तो अब बिना राशन के मीठे पकवान कैसे बन पाएंगे, क्योंकि चीनी तो एक कटोरा भी नहीं बची है। चिंता मत करो अम्मा, हम सबको मालिक ने पैसे दे दिए हैं, और पापा और चाचा जी को तो इस बार कुछ ज्यादा ही पैसे मिले हैं, क्योंकि इन दोनों ने पिछले महीने में एक्स्ट्रा काम किया था ना, इसलिए। क्या बात है, सच में जी? और मिला, मुन्ना ने सही कहा, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो, छोटा सा ही सही, लेकिन जश्न तो हमारी इस 3 मंजिला झोपड़ी में भी मनेगा,
घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कोई सजावट में व्यस्त होता है तो कोई मोदक बनाने में व्यस्त होता है। और गौरी तो बड़ी ही सुंदर प्रतिमा बनाती है जिसे आते जाते सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। साधना भी अपने बंगले की बालकनी से ये सब देख लेती है। अरे वो देखो दादी, वो लोग अपनी झोपड़ी को कितने अच्छे से सजा रहे हैं। और तो और गौरी अपने हाथों से गणेश जी की बड़ी ही प्यारी मूर्ति बना रही है। क्या कह रही है तू? सच में गौरी जैसी कोई लड़की नहीं। उसकी बातें, उसके काम और उसके विचार तीनों भी बड़े ही कमाल के हैं। हाँ दादी, ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि गौरी खुद ही कमाल की है। हाँ साधना, काश हमारे घर पर भी जो बहू आए उसमें गौरी जैसे ही गुण हो तो फिर बात तो कुछ निराली ही होगी। क्योंकि इस बिखरते हुए घर को अब गौरी जैसी ही कोई लड़की बचा सकती है। हाँ दादी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। हमारे घर पर भी गणपति बप्पा आने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक बंगले में इतनी उत्सुकता नहीं हो रही जितनी कि उस गरीब की झोपड़ी में हो रही है। हमारे यहाँ तो भैया और पापा तो बस बिजनेस में ही घुसे रहते हैं और माँ तो अपने किटी पार्टीज में रहती हैं। बस हम दोनों ही होते हैं जो अकेले होते हैं। यही फर्क है बेटा। ये घर एक पक्का मकान होकर भी पक्का नहीं है क्योंकि यहाँ के रिश्ते कच्चे हैं। वही एक कच्ची झोपड़ी में रह रहे परिवार के बीच में पक्के रिश्ते के कारण वो झोपड़ी किसी महल से कम नहीं लग रही। हाँ दादी, और इन्हें देखकर तो मुझे जीवन का असली अर्थ समझ आता है कि एक घर चाहे सीमेंट का बना हुआ पक्का मकान हो या फिर कोई घास की झोपड़ी हो, वो घर तो तभी घर बनता है जब उसमें रह रहे लोगों के बीच में ढेर सारा अपनापन होता है और निस्वार्थ प्यार होता है। दादी और साधना अक्सर गौरी और उसके परिवार से मिलने जाया करते हैं। फिर गणेश चतुर्थी के दौरान वो लोग उनके घर चले आते हैं। ये लो, ये मोदक देने आए थे हम यहाँ पर, और गणेश चतुर्थी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी साधना दीदी। अरे तुम मुझे दीदी मत बोलो, हम दोनों तो लगभग एक ही उम्र के हैं, इसीलिए तुम तो मुझे साधना कहकर ही पुकारो गौरी। लेकिन मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है, आइए ना, बैठिए। माफ कर दीजिए, लेकिन हमारी गरीबों की झोपड़ी में आप लोगों की तरह सोफा नहीं है, बस ये सादी सी कुर्सी है। तो क्या हुआ बेटी, यहाँ पर मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। और तुम लोगों ने तो ये झोपड़ी को कितने अच्छे से रखा है, जरा भी गंदगी नहीं है। और वही दूसरी तरफ हमारे घर में हर 2 घंटों में गहरी सफाई करनी पड़ती है। लेकिन इन सब का श्रेय जाता है माँ, चाची जी और भाभी को, और मैं तो उन्हें बस थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ। वैसे दादी जी, खाना बन चुका है तो आप खाकर ही जाइए। हाँ दादी जी, आज तो मैंने एक सब्जी भी बनाई है। वो बूंदी भाभी मुझे धीरे धीरे खाना बनाना सिखा रही है। अरे नहीं बेटा, फिर कभी आएंगे। अभी तो हम बस गणपति जी के दर्शन करने आए थे यहाँ पर। और हाँ, तुम सब भी आना हमारे घर पर। हम सब? हाँ हाँ, तुम सब। लेकिन दादी, हम लोग तो कितने गरीब हैं, तो ऐसे में हम आपके घर पर कैसे आ सकते हैं? बकवास बंद कर। गरीब और अमीर होने से पहले हम सब एक इंसान हैं। और तुम लोग तो हमारे पड़ोसी हो, और पड़ोसी तो परिवार ही होता है। अब जैसे हम तुम्हारे यहाँ दर्शन के लिए आ गए, वैसे ही तुम लोग भी हमारे यहाँ पर दर्शन के लिए आ जाना। धन्यवाद दादी, जो आपने हमें इतना सम्मान दिया। सच में दादी, आप बहुत अच्छी हो। हाँ दादी जी, हम सभी लोग आपके घर पर जरूर आएंगे। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। और बाद में, ये तुम कैसी बातें कर रही हो गौरी? नहीं नहीं, हम उस घर में नहीं जाएंगे। अरे वो लोग कहाँ और हम कहाँ? लेकिन बाबूजी, खुद दादी आकर न्योता देकर गई है हमें, तो अब उनका कहा हम कैसे टाल सकते हैं? और आपको पता है, वो जब भी मुझसे मिलती हैं, मुझे बहुत प्यार देती है। हाँ बाबूजी, जाने दीजिए ना हमें वहां पर। जब बाबूजी इतना कह रहे हैं
कि हम वहां पर नहीं जा सकते, तो तुम दोनों को समझ क्यों नहीं आ रहा? अरे पिछली ही बार की बात है, ऐसा ही कोई एक त्योहार था, तो हम सबको बुलाया था वहां पर। लेकिन वहां जाकर क्या हुआ? सबके सामने हमारी बेइज्जती करा दी और हमें घर से बाहर निकाल दिया। और नहीं तो क्या। अरे शाश्वत भाई और अनामिका भाभी, ये दोनों के दोनों बड़े ही गुस्से वाले हैं। तो वहां जाकर हमारा खुशियों से भरा त्योहार खराब हो जाएगा। सुरेंद्र के इतने कहने पर गौरी वहां पर जाती ही नहीं। जहां एक तरफ झोपड़ी में दिन रात अलग ही रौनक होती है, वहीं दूसरी तरफ उस बंगले में साधना और दादी अकेली ही गणेश जी के सामने बैठी होती है। अरे क्या हुआ साधना बेटी, कहाँ पर है तेरी माँ? उसे कॉल किया कि नहीं तूने? वो तो सुबह की आरती के समय भी बाहर ही थी और अब भी वो पार्लर चली गई है। नहीं दादी, माँ शाम की आरती के लिए भी नहीं आ पाएगी। उन्हें उनकी दोस्त मिल गई है, तो अब वो उनके साथ घूमने चली गई है। इतने लापरवाह और बेशरम लोग हैं ये। अरे घर पर गणेश जी आए हुए हैं, लेकिन मजाल है कोई घर पर रुके तो। सबको बस अपनी अपनी ही पड़ी है। अपनी व्यस्त जिंदगी में से ये लोग कम से कम 5 दिन भी नहीं दे सकते। अरे 5 दिनों के लिए भगवान जी की सेवा कर ली तो क्या बिगड़ जाएगा इनका? ना जाने क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में, जो ये लोग ऐसे बन चुके हैं। अरे दादी, जरा सुनो तो, कितनी मधुर आवाज आ रही है। लगता है झोपड़ी में गौरी और उसका परिवार आरती कर रहे हैं और गौरी अपनी सुंदर आवाज में आरती गा रही है। हाँ बेटी, खैर मन उदास करके कुछ नहीं होने वाला। ये सब तो रोज का ही है। चल बेटा, आरती की थाली तैयार कर। अब शाम की आरती भी हमें ही करनी होगी। ठीक है दादी, चलिए। इस तरह 5 दिन बीत जाते हैं और दादी और साधना साधारण तरीके से विसर्जन करते हैं। वही झोपड़ी में रह रहा परिवार गरीबी में भी एकदम धूमधाम से बप्पा को विदा करते हैं। ऐसे ही एक रात तेज धुआंधार बारिश के कारण झोपड़ी के बगल वाला पेड़ हिलकर टूट जाता है, जिस कारण ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और तीसरी मंजिल पर रह रहे मुन्ना और बूंदी को चोट आ जाती है। हे भगवान, बूंदी और मुन्ना का तो बहुत तेज खून बह रहा है। अब हम क्या करें? हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है जिससे हम इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जा सके। चिंता मत कीजिए बाबूजी, हमारी झोपड़ी के बाहर एक पुरानी रेहड़ी है, तो उस पर हम इन दोनों को लेकर जा सकते हैं। हम उसे सरकाते हुए पास के प्राइवेट अस्पताल लेकर जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल? लेकिन गौरी बिटिया, उसमें तो बहुत खर्चा आएगा। जाने दे संतोष, अब ये समय ये सोचने का बिल्कुल नहीं है। देख जरा किस हालत में है ये दोनों। सरकारी अस्पताल यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है, इसलिए हमें उसी अस्पताल लेकर जाना होगा जहाँ के बारे में ये गौरी बोल रही है। फिर ज्यादा कुछ सोचे बगैर वो लोग बूंदी और मुन्ना को रेहड़ी पर सुला देते हैं और उस रेहड़ी को सरकाते हुए वो सिटी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मुन्ना और बूंदी के पिता आप ही हो ना? जी डॉक्टर साहब, मैं ही हूँ उनका पिता। मेरा बेटा और बहू दोनों ठीक तो है ना? कोई गंभीर बात तो नहीं ना? देखिए सुरेंद्र जी, आपके बेटा बहू को गहरी चोटें आई हैं और इस वजह से हमें उनका जल्द से जल्द इलाज कराना होगा, जिसका खर्चा लगभग 50 से 60 हजार आएगा। इसलिए आप पहले पैसे जमा कर दीजिए ताकि हम उनका इलाज शुरू कर सके। क्या 50 से 60 हजार? इतनी मोटी रकम सुनकर सुरेंद्र एकदम हिल जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि उतने में गौरी उन्हें संभाल लेती है। देखना गौरी बिटिया, 50 से 60 हजार रुपए चाहिए, लेकिन इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हिम्मत रखिए बाबूजी, देखिए आपकी सांसें फूलने लगी हैं, सब ठीक हो जाएगा और पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। आप पहले पानी पीजिए बाबूजी। अरे लेकिन कैसे होगा इंतजाम? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चाचा जी, आप बाबूजी को संभालिए, तब तक मैं डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ। हाँ बिटिया। फिर गौरी डॉक्टर के पास चली आती है
डॉक्टर साहब, हम गरीब लोग हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके आपके पैसे चुका देंगे। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे भैया भाभी का इलाज कर दीजिए ना, वरना उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी। देखिए ना, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। मैं समझ सकता हूँ गौरी, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। सुबह तक पैसे जमा कर दो, पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और गौरी अब बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। तभी उसे पास के रोड पर त्रिवेणी दादी दिखाई देती है। अरे, ये तो वही दादी है जो हमारी झोपड़ी के सामने बंगले में रहती है। लेकिन ये क्या, यहाँ से तो ट्रक आ रहा है और दादी का ध्यान भी नहीं है, कहीं ये ट्रक इन्हें ठोक ना दे। दादी! गौरी दादी को बचाने के लिए भागने लगती है। सही समय रहते गौरी दादी को पकड़कर साइड में ले लेती है। ये भगवान! दादी, आप ठीक तो हो ना दादी? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करती हो दादी आप? अगर आज आपको कुछ हो जाता तो? थोड़ा देखकर चलना चाहिए ना आपको। माफ कर दे बेटा, मैं धीरे धीरे किसी सोच में चल रही थी, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान दूंगी। जानती हूँ कि हर वक्त कोई मेरे साथ नहीं रह पाएगा, इसीलिए इस उम्र में तो मुझे खुद का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो दादी, वो भी अकेले? वो दरअसल बात ये है कि मैं अपने पोते मोहन के साथ बाहर आई थी। वो देख, वो रहा मेरा चीकू, मेरा मोहन। फिर दादी मोहन को एक्सीडेंट के बारे में सब बता देती है और तभी वो फौरन 50,000 की गड्डी निकालकर गौरी को दे देता है। ये क्या है? ये है तुम्हारा इनाम और मेरी दादी की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब जाओ यहाँ से। चलो दादी, बहुत देर हो चुकी है, अब गाड़ी में बैठ जाओ। 1 मिनट साहब, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए, मुझे आपके ये पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या मतलब? इंसानियत भी कोई चीज होती है, और आज मैंने जो भी किया है वो इंसानियत के नाते ही किया है, और उसके बदले में मुझे दादी ने दुआ दे दी है, इसीलिए मुझे आपके इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज का इनाम पैसा नहीं होता, कुछ लोगों की तो बस दुआएं ही पैसों से बढ़कर होती हैं, इसीलिए ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। अरे लेकिन, गौरी वहां से चली जाती है। मैंने पहली बार ऐसी गरीब देखी है जो पैसे मिलने के बाद भी लौटा कर चली गई। सिली गर्ल। इतनी गरीब होने के बावजूद भी गौरी में कितना आत्मसम्मान है, और आजकल के जमाने में तो ऐसी लड़की बहुत कम होती है। लेकिन ये क्या, ये गौरी इतनी रात गई इस सिटी हॉस्पिटल में क्या कर रही थी, और इसके पिता और चाचा क्यों रो रहे हैं? पता लगाने पर दादी को भी समझ आ जाता है कि गौरी और उसका परिवार कितनी चिंता में है। इसीलिए अगली सुबह वो साधना के हाथों पैसे भेजती है। अरे नहीं साधना, इन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं और मेरा परिवार कुछ ना कुछ तो देख ही लेंगे। तुम चिंता मत करो साधना, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे लेकिन कैसे होगा, समय बहुत कम है, और मुन्ना भाई और बुंदी भाभी का इलाज जल्द से जल्द करवाना होगा। भगवान ना करे अगर देर होने के कारण उन्हें कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए। देखो गौरी, मैं समझती हूँ कि तुम में आत्मसम्मान है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तुम चाहो तो ये पैसे मुझे वापस दे देना, लेकिन अभी के लिए इसे अपनाने से मना मत करो। प्लीज ले लो इसे। ठीक है साधना, मैं इन्हें तुम्हें वापस चुका दूंगी, और इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया, तुम्हारा भी और दादी का भी। कोई बात नहीं गौरी, अब जाओ, जल्दी से ये पैसे जमा कर दो। सही समय पर मुन्ना और बूंदी का इलाज हो जाता है, और अगले 3 दिनों में वो अस्पताल से घर लौट आते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और अनामिका और शाश्वत मोहन के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। ये देखो शाश्वत, पवन बिरला की बेटी सुनैना। पवन बिरला तो एक टॉप का बिजनेसमैन है, और अगर हमने उसके साथ ये रिश्ता जोड़ दिया तो आगे चलकर हम उसके साथ बिजनेस में टाइप भी कर सकते हैं।
अनामिका, सही कहा तुमने। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा अनामिका? ये आजकल की मॉडर्न लड़कियां किसी काम की नहीं होती। अरे इन अमीरों में तो बस 30 या 40% ही लड़कियां अच्छी होती हैं और बाकियों को तो शादी का मतलब ठीक से पता भी नहीं होता। तो अब क्या करें माँ जी? हमारे मोहन का रिश्ता किसी गांव की गवार लड़की के साथ जोड़ दे क्या? गांव की गवार लड़की नहीं, उसके लिए तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो इस नए जमाने की होने के साथ साथ संस्कारों से भरपूर हो। उसमें वो हर एक गुण हो जो एक परिवार को साथ में जोड़े रखता है, जिसमें तो असफल रह गई। प्लीज माँ जी, अब आप शुरू मत हो जाइए। अरे मैं अभी तक शुरू हुई ही कहा हूँ। तुम सबने अपने बहुत चला ली, लेकिन चीकू की शादी उसी लड़की के साथ होगी जिससे मैं फाइनल करूंगी। दादी की बातें सुनकर अनामिका को उस पर बहुत गुस्सा आता है। दादी जब जब खिड़की में से गौरी को देखती, तब उसे ही अपनी बहू बनाने का ख्वाब देखती। फिर एक दिन अचानक से दादी के सीने में बहुत दर्द होने लगता है। फिर डॉक्टर से चेकअप कराने पर पता चलता है कि उन्हें दिल की बीमारी है और वो तो अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब इनकी आखिरी ख्वाहिश जो भी हो, प्लीज उसे पूरा कर दीजिए, क्योंकि इनके पास समय बहुत कम बचा है। फिर दादी अपनी आखिरी ख्वाहिश के रूप में मोहन और गौरी की शादी का ऐलान करती है। व्हाट? शादी? और वो भी उस झोपड़ी में रहने वाली गौरी के साथ? ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? वो लड़की तो हमारे घर की नौकरानी बनने के लायक है, लेकिन आप तो उसे हमारे घर की बहुरानी बनाना चाहती हो। हाँ, और यही मेरी आखिरी इच्छा है। शाश्वत बेटा, इसे पूरा कर दे। मैं मेरी ये इच्छा पूरी होते हुए देखना चाहती हूँ। ठीक है माँ, अगर यही आपकी आखिरी इच्छा है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। फिर बाद में, हैव यू गॉन मैड शाश्वत? अरे वो लड़की झोपड़ी में रहती है तो वो हमारे बेटे की बीवी कैसे बन सकती है? अरे तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है और साथ में तुम्हारा भी। और नहीं तो क्या पापा, मैं उस गरीब फटीचर के साथ कैसे रह पाऊंगा? देखो बेटा, अगर माँ ने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। कोई बात नहीं बेटा, होने दो माँ जी की इच्छा पूरी। लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, तब मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी, वो भी एकदम रिच और क्लासी लड़की के साथ। फिर दादी गौरी का हाथ मांगने उसके घर पहुंच जाती हैं और वो सुनकर तो गौरी एकदम हैरान रह जाती है। नहीं दादी, मैं ऐसे आदमी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ूंगी जिसे पैसे और घमंड के सिवा कुछ दिखाई भी नहीं देता। उसने तो उस रात आपका हालचाल भी नहीं पूछा, बस मेरे हाथ में पैसे थमा दिए और ले गया आपको साथ में। जानती हूँ बेटा, लेकिन ये फैसला मैंने बहुत ही सोच समझ कर लिया है। देख बेटा, जीवन के ये अंतिम महीने मुझे खुशी के साथ जीने हैं, इसीलिए मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरे पोते के साथ शादी कर ले प्लीज बेटा। पर दादी, दादी की विनती के सामने गौरी मजबूर हो जाती है और उसे अपने उसूलों को पीछे छोड़कर दादी की खुशी और उनका मान रखने के लिए मोहन के साथ शादी करनी ही पड़ती है। फिर शादी के बाद पहली सुबह, अरे ये क्या, आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है और मैंने सबके लिए कितना बढ़िया सा खाना बनाया है, लेकिन यहाँ पर तो खाने के लिए कोई भी नहीं है। अरे होगा भी कैसे, तेरे हाथ का खाना खाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? डोंट कॉल मी माँ जी, ओके? लेकिन माँ जी, ये खाना तो मैंने बड़े ही प्यार से बनाया है और बहुत ही मेहनत से सीखा है मैंने अपनी भाभी से, और तभी जाकर इतना अच्छा खाना बनाने लगी हूँ मैं। हाँ, वो बात अलग है कि गैस पर खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वहां पर मौजूद धन्नू काका और वंदना दीदी ने मेरी बहुत मदद की। देखो गौरी, इस घर में नौकर चाकर है, इसलिए प्लीज अपने इतने गरीब घटिया हाथों से खाना मत बनाया करो, और हम सब एक साथ खाना नहीं खाते।
हर किसी का खाना खाने का टाइम अलग अलग होता है। इसीलिए सभी लोग मोस्टली ऑफिस में खाना खाते हैं या फिर बाहर किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तभी वहां पर दादी आती है। बकवास बंद करो अनामिका। अरे अगर तुम्हें गौरी के हाथ का खाना नहीं खाना है तो तुम उसे मत खाओ ना, लेकिन मैं तो उसे जरूर खाऊंगी। गौरी बेटा चल, मुझे परोस कर दे खाना। लेकिन माँ जी, दादी और साधना गौरी के हाथ का खाना खाते हैं और ये सब अनामिका देखती ही रह जाती है। फिर रात में, ओ तेरी, ये क्या, ये गद्दा तुमने नीचे क्यों बिछाया है? हम दोनों तो बेड पर सोएंगे ना। बेवकूफ था मैं, जो कल रात को थकान के कारण तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सो गया। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगा और इसीलिए तुम नीचे इस गद्दे पर सोओगी। मैंने तुम्हारे लिए नौकरों से कहकर ये गद्दा बिछाया है। बस करो मोहन, अब ये बेड तुम्हारे साथ साथ मेरा भी है, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इसीलिए तुम मुझे इस बेड पर सोने से नहीं रोक सकते। नहीं गौरी, तुम इस बेड पर बिल्कुल नहीं सोओगी। अरे ऐसे कैसे नहीं सोऊंगी? अब तो मैं बेड पर ही सोऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम बेड पर नहीं सोओगी। एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? तभी वहां पर दादी आती है। गौरी बेड पर ही सोएगी, वो भी तेरे साथ। अरे दादी, आप यहाँ पर? हाँ, और गौरी तेरी बीवी है और तेरी हर एक चीज पर इसका बराबर का हक है। इसीलिए तू भी इसे कुछ भी नहीं कह सकता। बस कीजिए दादी, आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने इस गरीब के साथ शादी तो कर ली, तो अब और क्या क्या करूं मैं? सुकून से सो भी नहीं क्या? क्यों, गौरी को कांटे लगे हैं क्या? अरे ये भी तेरे साथ सो ही रही है ना। बस ये गरीब है, इसलिए तुझे इसके साथ नहीं सोना है। अरे हमेशा से मैंने तुझे यही समझाया है कि अमीर और गरीब होने से पहले हम सब एक इंसान हैं। इसीलिए मैं कुछ भी नहीं जानती। तू अपनी बीवी को पूरा मान और सम्मान देगा और आज का ये तुम दोनों का पहला और आखिरी झगड़ा होना चाहिए और इसके बाद तुम्हारे कमरे से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। और दादी, पर वर कुछ नहीं। अगर इसके बाद मुझे झगड़े के बारे में भनक भी लगी तो देख लेना। चलो अब सो जाओ दोनों। शुभ रात्रि दादी। शुभ रात्रि बेटा। फिर अगली सुबह गौरी जल्दी उठकर आरती गाती है और सभी उसकी प्यारी आवाज सुनकर अपने आप एक हो जाते हैं और सबको साथ में देखकर दादी बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह गौरी, सबको आरती दे दो, फिर उसके बाद प्रसाद भी बांटना। जी दादी। कितना अच्छा लग रहा है ना आज, मानो आज कोई त्योहार ही हो। और गौरी बेटा, अब हर रोज इसी तरह से आरती गाना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ गौरी, बहुत सुरीली आवाज है तुम्हारी। क्या? मेरा मतलब, मैं तो बस ऐसी ही तारीफ कर रहा हूँ। वैसे ठीक ठाक ही गा लेती है और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। दिन भर स्टाफ होने के बाद भी गौरी घर के सारे कामों में हाथ बटाती है। सबकी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान भी रखती है। सभी उससे कटे कटे से रहते हैं, लेकिन वो किसी के इस रूठे बर्ताव का बुरा नहीं मानती। फिर एक दिन, सच बताना बिटिया, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, सब एकदम ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना खड़ूस परिवार अचानक से इतना दिलदार कैसे बन सकता है? तू झूठ बोल रही है ना हमसे? सच बता गौरी। देखिए बाबूजी, उन लोगों का स्वभाव रातों रात कैसे बदल जाएगा? और वैसे भी उनकी खटास उनके पास, मैं तो हर चीज में मिठासी ढूंढती हूँ। एक कान से सुनती हो और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अगर सबकी बातों की चिंता करती बैठूं तो मेरा जीना तो दुश्वार ही हो जाएगा ना। सो तो है बेटा, पर फिर भी अगर तुझे वहां पर रहने का मन नहीं हो तो यहाँ पर वापस चली आ। नहीं अम्मा, दादी की ख्वाहिश है कि मैं उस घर की बहू बनूं। मैंने हमेशा उन्हें अपनी दादी के समान माना है और वो तो अब बस कुछ ही समय रहेगी हमारे साथ। इसीलिए उनकी आखिरी ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगी।
किसी की दुआ कब और कहाँ काम आ जाए कोई पता नहीं सकता माँ। वो बात तो है बिटिया, लेकिन अगर तुझे कभी भी कुछ लगे ना तो तू सीधे चली आना यहाँ पर। इस झोपड़ी के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। अम्मा बाबूजी, आप दोनों की चिंता मैं भली भांति समझ सकती हूँ, लेकिन आप दोनों निश्चिंत रहिए। मैं अच्छे अच्छों को ठीक कर सकती हूँ। और देखना, इन अकड़ू अमीरों को मैं एक ना एक दिन लाइन पर लाकर ही रहूंगी। ऐसे ही एक दिन, ओ नो, मेरा ज्वेलरी का सेट मिल ही नहीं रहा। पूरे 5 लाख रुपए का था। ना जाने कहाँ चला गया। हर जगह ढूंढ लिया मैंने। अरे वही कहीं पर होगा, ठीक से ढूंढना बेटा। नहीं दादी, नहीं है वहां पर। मैंने हर जगह ढूंढ लिया। कमाल है, आज से पहले तो कभी इस घर में एक चीज इधर की उधर भी नहीं हुई। पूरी झोपड़ी में रहने वाली गौरी के आते ही अचानक से 5 लाख रुपए का ज्वेलरी सेट चोरी हो गया। वो ना हो, वो सेट इसी ने चोरी किया होगा। क्या? अनामिका बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिना सोचे समझे तो गौरी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? बिना सोचे समझे नहीं माँ जी, सोच समझ कर ही इल्जाम लगाया है मैंने इस पर। अब आप ही सोचिए ना, इतने लंबे समय में हमारे घर पर कभी चोरी नहीं हुई है, तो फिर अब अचानक से कैसे हो गई? नहीं माँ जी, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने घर पर सबको ईमानदारी के साथ काम करते हुए देखा है। चोरी करना तो दूर की बात है, लेकिन मैं उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। फिर चाहे मेरे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूंगी माँ जी। माँ, आप बेवजह इस बेचारी को कोस रही हो। मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टाफ मेंबर की तलाशी हो। आपकी नजर में सिर्फ गौरी ही इस घर में नई नई रहने आई है, लेकिन आप उन नए स्टाफ मेंबर को कैसे भूल सकती हो जिन्हें आपने ही हायर किया है पिछले महीने? और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उन नए स्टाफ मेंबर की भी तलाशी हो। ठीक है बेटा, वैसे भी अनामिका के द्वारा हायर किए स्टाफ मेंबर बस दिखने में ही अच्छे हैं, लेकिन वो तो ढंग का कोई काम भी नहीं करते और ना ही किसी के साथ तमीज से पेश आते हैं। ना जाने ऐसे मेंबर ये कहाँ से ढूंढ कर लाती है। मैं कह रही हूँ ना आपसे, मेरे द्वारा लाए हुए स्टाफ मेंबर ने चोरी नहीं की होगी। चोरी इसी ने की है। आखिर आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? लेकिन माँ, एक बार तलाशी करने में क्या हर्ज है? फिर नए स्टाफ मेंबर की तलाशी करने पर उन्हें पता चलता है कि वो ज्वेलरी सेट उन्हीं में से किसी एक ने चुराया है। देखा माँ, गौरी ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपने उसे कितना बुरा भला बोला। और नहीं तो क्या। चल अनामिका, गौरी से माफी मांग। क्या? मैंने कहा गौरी से माफी मांग। माफी मांगी माई फुट। मैं इस गरीब फटीचर से माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। अनामिका, तमीज भूल गई है क्या तू? रहने दीजिए दादी, जबरदस्ती में मांगी गई कोई भी चीज अच्छी नहीं होती और मुझे किसी से कोई माफी नहीं चाहिए। फिर अनामिका वहां से चली जाती है। गौरी, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो यार? ये लोग तुम्हें कितना कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी तुम वैसी की वैसी ही रहती हो। इसी बात का तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? नहीं लगता साधना, क्योंकि मेरा मन साफ है। उनके कर्म उनके पास और मेरे कर्म मेरे पास, और एक ना एक दिन मेरे कर्मों का फल मुझे जरूर मिलेगा। इसीलिए लड़ने झगड़ने और रूठने में समय और अपनी ऊर्जा जाया नहीं करनी चाहिए और बस हमें खुश रहना चाहिए। दादी के साथ अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसीलिए मैं हर एक पल अच्छे से जीना चाहती हूँ और उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगर मेरे अंदर तुम्हारा 1% भी गुण आ जाए ना, तो मेरा जीवन तो सार्थक ही हो जाएगा। सच में गौरी, तुम तो एकदम कमाल की हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है साधना, तुम भी अपने हिसाब से बहुत अच्छी हो और हर कोई एक जैसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हाँ, हर कोई अपने अपने तरीके से कमाल और बेमिसाल होता है। बस अपना मन साफ और कर्म अच्छे होने चाहिए। घर वालों के इतनी बुरी तरह से पेश आने के बावजूद भी
गौरी के मन में किसी के लिए भी बुरा भाव बिल्कुल नहीं रहता। एक दिन, ये क्या पापा जी, आप फिर से फोन इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी पिछले 15 मिनटों से। डॉक्टर ने आपको कहा है ना कि आपको लैपटॉप और फोन कम से कम इस्तेमाल करना है, और वो भी थोड़ा दूर से, इतनी पास से नहीं। चलिए, लाइए अपना फोन। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? वापस दो मेरा फोन। ये क्या तरीका है गौरी? पापा को उनका फोन वापस कर दो। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ चैट कर रहा था। मीटिंग डेट्स फिक्स करनी है मुझे। वापस दो मुझे फोन। अरे कैसे बैठे हो तुम मोहन? इनकी आंखों के डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि पापा जी अगर ज्यादा फोन इस्तेमाल करने लगे तो इनकी आंखों को खतरा हो सकता है। और पापा जी, वो क्लाइंट आपकी सेहत से बढ़कर है क्या? जरा पैसों को छोड़कर जीवन के असली धन के बारे में सोचिए, जो आपकी सेहत और आपका परिवार है। अरे पर, अरे क्या परवर, तुझे तो खुद को भाग्यशाली कहना चाहिए जो तुझे गौरी जैसी बहू मिली है, जो तेरा अपने पिता की तरह ध्यान रखती है। तेरी इतनी चिंता कर रही है वो, वरना तुम सबके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी कोई तुम्हारे साथ इतनी अच्छी तरह और निस्वार्थ भाव से पेश नहीं आता। दादी की बात सुनकर शाश्वत और मोहन एकदम चुप हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन गौरी और दादी ये तय करती हैं कि वो पूरे परिवार के साथ ट्रिप पर जाएगी। व्हाट? ट्रिप? नहीं नहीं, मेरा सलून में अपॉइंटमेंट है परसों। वही तो, ये पूरा हफ्ता एकदम पैक है, और इस हफ्ते हमारी अब तक की सबसे बड़ी डील फाइनल होने वाली है, इसलिए मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, मोहन और मेरा ऑफिस में मौजूद रहना बहुत जरूरी है, इसलिए इस ट्रिप को कैंसिल कर दो, या फिर तुम, माँ और साधना तीनों ही चले जाओ। माफ कीजिए पापा जी, लेकिन मैं यहाँ आप सबसे पूछने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो आप सबको ये बताने आई हूँ कि आप सबको ट्रिप पर चलना ही होगा, क्योंकि ये मेरा प्लान है और दादी भी मेरे प्लान से सहमत है। बस करो गौरी, तुम तो सच में बेवकूफ हो। अरे खुद तो दिन भर बस ऐसी ही पड़ी रहती हो घर पर, लेकिन हमें ढेर सारे काम होते हैं बाहर, तो फिर इन सब में तुमने अचानक से ये ट्रिप का प्लान क्यों बना दिया? ऐसा कौन सा काम करती हो माँ जी आप? जरा मुझे भी तो बताइए। वो, अरे तुम्हें क्या करना है? और तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? आपकी बहू हूं मैं। खैर, ये ट्रिप मैंने सिर्फ इसीलिए प्लान की है ताकि हम सब आखिरी बार ही सही, लेकिन दादी के साथ अच्छा समय तो बिता पाए। ना जाने किस पल वो हमें छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए हर पल को वो क्या कहते हैं, हाँ, स्पेशल बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपनी व्यस्त जिंदगी को 2 से 3 दिनों तक पीछे छोड़कर दादी की खुशियों की खातिर इस ट्रिप पर चलिए। आप सबको ना चाहकर भी ट्रिप पर जाना ही पड़ता है, लेकिन वहां जाकर उन लोगों को ये एहसास हो जाता है कि एक साथ रहना किसी कमाई से कम नहीं होता। इतना अच्छा लग रहा है ना शाश्वत, हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में से कुछ पल चुरा कर आए हैं हम यहाँ पर एक साथ है, वरना एक घर में रहकर भी हम एक साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। हाँ अनामिका, जब पूरा परिवार एक साथ आता है तो सच में दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है, और इस सुकून के आगे कोई बिजनेस डील या कोई पैसा नजर ही नहीं आता। देखा गौरी बेटा, तेरे एक फैसले के कारण इन दोनों गधों के मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं, और इसी कारण तो मैंने तुझे अपने पोता बहू के तौर पर चुना है। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी। ऐसा ही है बेटा, अब तू मान या ना मान, लेकिन यही सच है। फिर एक दिन जब घर में मेहमान आने वाले होते हैं, तभी, देखो गौरी, हमारे घर पर बिजनेस फ्रेंड्स आने वाले हैं, इसलिए तुम उनके सामने भूलकर भी मत आना, समझी कि नहीं? लेकिन पापा जी, जितना कहा है उतना ही करो, ज्यादा लेकिन वेकिन मत करो। अरे असली बेशरम तो तुम लोग हो, जो तुम्हें गौरी को उन मेहमानों के सामने लाने में शर्म आ रही है। मुझे कुछ नहीं पता, गौरी उन मेहमानों के सामने जरूर आएगी,
वरना वो मेहमान इस घर में कदम ही नहीं रखेंगे। ओ गॉड माँ जी, अब ये क्या नई जिद है आपकी? आप जानती हो ना कि गौरी कैसी है। इसके कपड़े, इसका बोलचाल देखकर ही वो लोग समझ जाएंगे कि ये किस घराने से आई है। और मैं अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती हूँ। अरे परिवार की इज्जत तो तू मिट्टी में मिलाती है। अरे तू तो दुनिया की सबसे बेकार बहू है और गौरी सबसे अच्छी बहू। क्यों? खबरदार, जो इसे किसी ने मेहमानों के सामने आने से रोक दिया तो। इतना कहकर दादी वहां से चली जाती हैं। उफ वो शाश्वत, ये माँ जी को क्या हो गया है? गौरी गौरी और गौरी, जब देखो तब उसके नाम की ही माला जपती रहती है। डोंट वरी अनामिका, हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे गौरी चाहकर भी बाहर मेहमानों के सामने नहीं आ पाएगी। आइडिया, हम उसे कमरे में बंद कर देंगे। और वैसे भी मेरे कमरे से बाहर आवाज बिल्कुल नहीं आती। हाँ बेटा, यही सही रहेगा। हम उसे कमरे में बंद कर देंगे। लेकिन गौरी को कमरे में बंद करने के बावजूद भी वो मेहमानों के सामने आ ही जाती हैं और वो उन्हें खाना परोस कर उनके साथ बहुत अच्छे से बात करती हैं। क्या बात है शाश्वत, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुम्हारी बहू ने। माइंड ब्लोइंग। वाकई में यार, इतने अमीर घर की बहू होने के बावजूद भी गौरी एकदम डाउन टू अर्थ है। और तो और इसकी बातें भी कितनी मीठी हैं, बिल्कुल इसी की तरह। इसलिए हम ये डील जरूर फाइनल करेंगे। क्यों मिस्टर मल्होत्रा? हाँ हाँ बिल्कुल। गौरी जैसे लोग जिस परिवार में रहते हैं वैसे लोगों के साथ बिजनेस डील करके हमारा अच्छा ही होगा। क्या सच में? थैंक यू सो मच मिस्टर मल्होत्रा। अब तक की बड़ी डील फाइनल होने के बाद सभी गौरी से ठीक से पेश आने लगते हैं। यो, अब सबने मौन व्रत क्यों धारण किया है? जिस गौरी को तुम सब कमरे में बंद करने आए थे, आज उसी गौरी के कारण अब तक की सबसे बड़ी डील फाइनल हुई है। अरे अब भी समय है, कुछ तो शर्म कर लो। जाने दीजिए ना दादी, आज बहुत खुशी का दिन है। पापा जी और माँ जी, आप लोग बाहर जाकर जश्न मनाइए और मैं सबके लिए बढ़िया सी खीर बना कर लाती हूँ। और इस तरह से पहली बार वो लोग बड़े ही प्यार से गौरी के हाथ की खीर खाते हैं। फिर एक दिन जब अचानक से दादी की सेहत खराब हो जाती है, तभी डॉक्टर उन्हें फौरन अस्पताल भर्ती कर लेते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ है दादी को? वो हमारे साथ और कितना समय के लिए रहेगी? वो चली तो नहीं जाएगी ना? आपकी दादी जी को पहले से ही दिल की बीमारी है, लेकिन अब तो उनकी किडनी भी खराब हो चुकी है। अगर आप किसी में से कोई अपनी किडनी डोनेट कर दे तो शायद दादी जिंदा रह सकती हैं। क्या? इसका मतलब माँ जो बस हमारे साथ कुछ ही दिनों की मेहमान थी, वो अब नई किडनी लगाने के बाद ही जिंदा रह सकती है? यस शाश्वत, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और ये रेयरली होता है कि दिल की बीमारी जो जान लेने वाली थी वो अब ठीक हो चुकी है, लेकिन अब उनकी किडनी खराब हो चुकी है। अब सभी किडनी देने के लिए आपस में बातचीत करने लगते हैं। माँ जी के लिए मैं किडनी दे दूंगी। हाँ शाश्वत, अगर हमारी किडनी देकर वो हमारे साथ बची हुई जिंदगी निकाल सकती हैं, तो मैं ये बलिदान खुशी खुशी दे सकती हूँ। आई नो शाश्वत, हमेशा से माँ जी और मेरा रिश्ता खटास से भरा रहा है, लेकिन हाँ, माँ जी ने हमेशा मुझसे प्यार ही किया है और जहां जहां मैं गलत थी वहीं पर डांटा है मुझे। इसलिए मैं अब उनके लिए ये जरूर करूंगी। नहीं माँ, आपको ये बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं करूंगी अपनी किडनी डोनेट। दादी मेरी धड़कन है। उन्होंने तो मुझे आपसे और पापा से भी ज्यादा प्यार किया है, इसीलिए उन्हें किडनी तो मैं ही दूंगी। नहीं साधना, तुम ये मत करो, तुम बहुत छोटी हो। मैं दूंगा दादी को किडनी। नहीं बच्चों, तुम दोनों को इतना बड़ा बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ को किडनी मैं डोनेट करूंगा। नहीं पापा जी, आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैंने फैसला ले लिया है कि दादी को किडनी तो मैं ही दूंगी। और वैसे भी
एक किडनी पर रहकर अगर मैं मर भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई मेरी परवाह थोड़ी ना करता है। इसीलिए ये बलिदान मैं करूंगी, वो भी खुशी खुशी। आप सबकी जिंदगी इतनी सुंदर है, इसीलिए आप लोग ये बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन मेरा क्या है, मैं तो पहले से ही गरीब हूँ, इसीलिए मेरी जान चली भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गौरी की ये बातें सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है और वो सब बहुत भावुक हो जाते हैं। तभी वहां पर दादी आती है। देखा, आ गए ना इन आंखों में आंसू। अरे गौरी तो है ही ऐसी, जो अच्छे अच्छों को बदल दे। और उसने हमेशा निस्वार्थ भाव से तुम सबको चाहा। तुम सबकी बुराई में भी अच्छाई ढूंढी, लेकिन बदले में तुम लोगों ने उसे क्या दिया? अरे मैंने तो ये सब नाटक किया था। मुझे ना तो कोई दिल की बीमारी हुई थी, ना मेरी कोई किडनी खराब है। क्या? हाँ, अरे तुम सब लोग तो एक नंबर के पागल हो। दिल की बीमारी अचानक से ठीक कैसे हो सकती है? और अचानक से मेरी किडनी खराब कैसे हो सकती है? ये सब एक झूठ था। लेकिन दादी, आपने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? हाँ दादी, हम लोग कितना डर गए थे, क्योंकि इसी नाटक के चलते तुम लोगों ने मेरी आखिरी ख्वाहिश को स्वीकारा और इस बिगड़ते घर को मैं बचाना चाहती थी, सबको एक साथ लाना चाहती थी। लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। पर जब से मैंने गौरी को देखा, तब मुझे इसमें हमारे घर की बहू दिखाई दी, जो हमारे घर को जोड़ सकती थी। और इसीलिए मैंने ये आखिरी ख्वाहिश रखी कि तू और मोहन शादी कर ले। और वही हुआ। लेकिन आज देख, वो लोग जो बस अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते थे, वो आज मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए लड़ रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में एक साथ है। और अभी जाकर मेरा मकसद पूरा हुआ है गौरी। तूने हमारे इस पक्के मकान को घर बना दिया और इसके लिए तेरा बहुत धन्यवाद। वैसे सच कहूं माँ जी, तो आपने ये नाटक करके बिल्कुल सही किया है। अगर आप ये नाटक नहीं करती तो हम सबको इस बात का एहसास कभी नहीं होता कि इंसान का दिल अमीर होना चाहिए, फिर वो चाहे झोपड़ी में रहता हो या महल में रहता हो। अगर वो इंसान दिल से धनवान नहीं तो वो इंसान किसी काम का नहीं। हाँ गौरी, तुमसे हमने सीखा है कि रिश्ते पक्के होने पर ही पक्का मकान होता है, वरना वो तो बस नाम का ही पक्का मकान होता है। तुम्हारा मायका जो 3 मंजिला झोपड़ी में रहता है, वो सब इतनी गरीबी में भी कितने एकजुट होकर रहते हैं, खुशी से साथ रहते हैं। उनका कच्चा मकान होने के बावजूद भी उनके रिश्ते पक्के हैं। हाँ पापा, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने लोगों को ग्रांटेड ले लेते हैं। बाहर वालों से तो बड़ी ही अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन घर वालों से ठीक से 2 मिनट भी बात नहीं करते। घर आए और अपने कमरे में चले गए और बस हो गया। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा हुआ है, कल बात कर लेंगे, अगले महीने ट्रिप पर जाएंगे, ये बाद में कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे। लेकिन इन सब में समय कब हाथ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमें अपने परिवार को हर चीज से पहले रखना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो। इसीलिए थैंक यू सो मच गौरी, हमें ये सीख देने के लिए। और हमें माफ कर दो गौरी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो तो तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुमने कभी भी किसी बात का बुरा नहीं माना, पर फिर भी आज हमें अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदगी हो रही है। वे सभी गौरी से माफी मांगते हैं और वो उन्हें माफ भी कर देती हैं, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ में रहने लगता है।